नमस्कार, मैं अमित कुमार भुवन मालती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी सहायक प्राध्यापक के रूप में हूँ। आज मैं आप लोग को CET 2020 के लिए जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत इतिहास विषय में मगध साम्राज्य के बारे में बता रहा हूँ। मगध साम्राज्य मगध अपने समकालीन 16 महाजनपदों से सर्वाधिक शक्तिशाली था। धीरे धीरे अपनी शक्ति के बल पर इसने एक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। मगध साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता चाणक्य या कौटिल्य ने उनकी सहायता की थी। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। मगध साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना के दोआब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर का भूभाग सम्मिलित था। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ता में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीवन चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उसकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। मगध साम्राज्य का प्रशासन चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कई कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन में दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इस सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि
इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः लोग इकट्ठे के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।